बानी बोलिए मन का आपा को, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सब साथ में गाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजो अपना, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है मंगलवार और बहुत सारे लोग मंदिर से दर्शन करके यहाँ भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मुझे जोड़ना है आज, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे भी। जो नए लोग आए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ भी करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। नीरज मिश्र जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र यादव जी कुछ थोड़ी देर में आएंगे, समाजवादी पार्टी के। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मुझे शुरू करना है। हाँ, अरे अरे मैं भूल गया। ऑटो वाले नवल भैया, थैंक यू। कैसे भैया? सर मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ठीक हूँ। अच्छा मतलब मुद्दा, मैं मुद्दे पे मैं एक मुद्दा मैं एक काम करो। दुख हुआ सर। अरे इधर आओ यहाँ आगे आ जाओ। मुझे लग रहा है सुनना पड़ेगा सर, आज सुनना पड़ेगा। नहीं भैया, तो रोज ही सुनना पड़ता है मुझे तो। नहीं सर, क्योंकि आज मेरे को बहुत तकलीफ हुआ इस देश में कि राज्यसभा सांसद में जो खेल हुआ है आज इस देश में, 2G, 3G, 4G, जीजा जी और पप्पू जी। भगा दूंगा अभी। भगा दीजिए, मंजूर है। मुझे जूता मारिए लेकिन मैं आज बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा ये मेरे देश का सवाल है, देश के मान सम्मान का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने देश के उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने का काम इस क्रिमिनल कांग्रेस के बनर्जी ने किया है, यही अगर ये पहले किया होते तब आप नहीं बोले। जब इन्होंने लालू जी का किया होता और उनका क्या बोल जाते हैं लालू जी का, और ये जो है कहने वाले जो है ममता बनर्जी जी का। सुनो मेरी बात, नहीं ममता बनर्जी, तब इन्होंने क्यों ना उनके मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें भगा भी सकता हूँ, हफ्ते भर के लिए निकाल दूंगा शो से, हफ्ते भर के लिए शो से निकाल दूं। देश का सवाल है। देखो सुनो मेरी बात, मैं तो सो रहा था मैं सोच रहा था शो आज बड़ी आराम से और बहुत धीरे से। जवाब भाई बिल्कुल मैं मौका तो देना है। मैंने बोला कि मैं कहूंगा 2G, 3G, 4G एंड फलाना जी ढिकाना जी, मैं कहूंगा। मैंने कहा क्यों कहोगे? तो कहता है कि जब वो नकल उतार सकते हैं किसकी,
चेयरमैन की, राज्यसभा की, तो मुझे भी कहने का हक है। लेकिन मैं तुमको एक बात बता देता हूं, बहुत कान खोल के सुन लेना। सीखे हो ना यहीं से सीखे हो ना डिबेट। पक्का निकाल के बाहर कर दूंगा तुम्हें आज। चुपचाप बैठ जाओ। मतलब एक बात और कहना चाहता हूं सर, एक बात मैं देश को बताना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, जो देश के उपराष्ट्रपति का ऐसा मिरकिरी करके मजाक उड़ा सकता है, ये देश को मजाक में लेके चले जाएंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना। आज बाबूजी ये सारे वोट ले जाएगा, ये सारे वोट ले जाएगा। आज चुनाव अगर हो गया तो पक्के सारे वोट ले जाएगा। मैं जवाब भाई आपको देता हूं, बिल्कुल देता हूं। गरिमा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। उपहास अगर आप उड़ाएंगे किसी का, तो जो आम आदमी है उसके ऊपर रिएक्शन हो सकता है। फिर आप ये मत कहिएगा कि बात ये मत कहिए, आप ये मत बोलिएगा आप, तो मैं कैसे रोकूंगा? मैं रोक सकता हूं क्योंकि यह मेरी मर्यादा में यहां पे उल्लंघन होगा। पक्का मैं हफ्ते भर के लिए दूंगा, निकाल कर शो ना। अब बढ़िए जी। प्रतीक भाई, ओवर एक्टिंग के भी पैसे कटते हैं। नहीं, काटना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, सदन के अंदर रेणुका चौधरी बैठी हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसी टिप्पणी करी थी, वो सदन का अपमान नहीं था और सवाल लोग हंस रहे थे। नाम लेकर के नहीं किया था, उन्होंने रामायण की बात की थी। आपने तो देश के उपराष्ट्रपति का ऐसा मिरकिरी किया है कि यह देश शर्मसार हुआ है। महिलाओं का निरंतर अपमान, मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महिला का अपमान कहा था। जर्सी गांव कहना क्या सही था माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? एक ऐसे पद के ऊपर बैठना एक सम्मान। नाम बताइए, किसको कहा? नाम लेकर के कहा? आपने तो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा दिया। आज ये देश की जनता को समझना चाहिए कि ये देश, ये राष्ट्र, हिंदुस्तान को ये लोग ऐसे ही मजाक में कश्मीर और तो चीन का आज जो है 4 डिग्री बढ़ गया शुरू में ही टेम्परेचर। मैंने सोचा था आज बहुत बढ़िया नरम से निकलेगा शो, और भैया जयराम जयराम सीताराम सीताराम करके मैं निकल जाऊंगा। ना संभव ही नहीं है, यहाँ कैनॉट प्लेस में संभव नहीं है। जी मैं आया, भैया आया। जी नीति जी कुछ बोल रही थी आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रतीक जी कि आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की गरिमा देखिए कि ये कॉमेडी सर्कस का या कोई नुक्कड़ नाटक का मंच है कि लोकतंत्र का मंदिर है। आप उपहास करा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। टीएमसी के सांसद अगर ऐसे लोग देश को रिप्रेजेंट करेंगे तो देश कहां जाएगा? और एक बात बताइए कि क्या केवल इस लोकसभा में आपके हम सबके टैक्स पेस से लोकसभा चलती है? कभी लोकसभा चलने नहीं देते। और इस लोकसभा में विंटर सेशन में मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून आईपीसी, सीआरसी और एविडेंस एक्ट पे आज उस पर काम होना था, लेकिन ये अंग्रेजों के जो बनाई हुई कांग्रेस है ना, ये कभी अंग्रेजों से भारत को मुक्त होना नहीं नीति आराम से जवाब दूंगा। नहीं आराम से क्या संसद की गरिमा आप लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते? आप चाहते नहीं कि लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से चले, केवल हंगामा करके लोकतंत्र में। और ये बहुत डेली एक्ट हुआ है, ये तो 9 साल पहले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तेरे सीने में मेरे सीने में हो आग, वो आग जलनी चाहिए। मुझे मालूम है आज ऑटो वाले नवल भैया ने जो 2-4 डिग्री बढ़ा दिया है, मुझको लाने में, नीचे लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्परेचर ले तो आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं आ गया भैया। वो तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो जो यहाँ पे आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो बोलने के लिए आए हैं, कहाँ से आई हैं आप? सोनिया विहार। ये यही दिल्ली वाला? हाँ जी। जहाँ वो पानी वाला है? हाँ जी। मुझे याद रहता, सोनिया विहार के लिए मैंने बड़ी शो किए, बड़े शिद्दत के साथ बड़े लंबे शो किए। जी क्या करती हैं आप? अकाउंट्स में। थोड़ा आगे आइए, सारे लोग आगे आइए, थोड़ा सा पीछे खड़े हैं। जी हाँ जी कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ नहीं कहना है। बहुत अच्छा, इतनी लड़ाई देख ली, अब चुपचाप है ना। जो ये बोल रहे थे उसके बारे में किसी क्या इधर का हाथ उड़ा रहा था? जी जनाब, क्या नाम है? अतुल पटेल। अतुल पटेल जी कहाँ से आए हैं? सरदार की भूमि, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वाह, बहुत स्वागत है आपका। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हाँ। जी
ये भैया ने थोड़ा मैंने देखा कुछ अपमान की कुछ बात हो रही है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उपहास। यस उपवास। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पूरे देश को आपके माध्यम से, आपको कभी कभी देखता हूँ मैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का स्टेडियम था अहमदाबाद में, और वो सरदार पटेल का नाम उतर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। वो देश लोगों को पता लगना चाहिए। हम लोग ने खून से पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आंदोलन किया कि हाईजैक कर लिया, हम लोगों को पकड़ लिया बारडोली में, जहां से सरदार पटेल ने सत्याग्रह किया था। तो ये हमारा देश है, तो सरदार का अपमान नहीं हुआ तो क्यों सब खामोश हो गए? देखिए भाई, गुजरात से हैं, वो भी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो जन्मभूमि, वहां से आए। क्या नाम बताया पटेल साहब, कहां गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कहा सरदार, एक मिनट रुकिए। अरे सरदार की भूमि से आए, ऐसी जल्दी कैसे चले जाएंगे आप? जी, क्या नाम है आपका? अतुल पटेल। अतुल पटेल जी ने कहा कि खून से मैंने चिट्ठी लिखी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। वो स्टेडियम का नाम बदल दिया अहमदाबाद में, जहां पे वो मैच खेला गया था। इनका तरफ से ये है कि उस परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। बहरहाल जो भी है, आपने अपनी बात रखी। जी बोलिए भाई, कहां से आना हुआ? सर मेरा दिल्ली से आना हुआ। दिल्ली सचिवालय 2 महीने से बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही काम किया करो। क्या नाम है आपका? आदित्य राय सर। आदित्य राय, हर दूसरे तीसरे दिन आया करो और यही बात बोल के जाया करो। हाँ, आ जाया करो। सर आज भी गए थे जंतर मंतर में, वहां से पुलिस वाले पकड़ के ले गए हमें। नहीं तो तुम अपनी बात बोलने आ जाया करो। आंदोलन करने नहीं दे रहे। नहीं, आंदोलन करो, बड़े आराम से करो, यहाँ आ जाया करो, बोल दिया करो, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाया करो। डीटीसी वालों, आप भी आ जाया करो। जब तक पेंशन ना मिल जाए तब तक आते रहा करो। जी, नाउ द कांग्रेस विल स्पीक कि आखिर उपराष्ट्रपति का, चेयरमैन का मजाक क्यों, और जिसपे आज सबसे पहले उन्होंने बात छेड़ी। प्रतीक जी, मेरे अति उत्साहित साथी नवल भाई से एक सवाल है कि उपराष्ट्रपति बड़े हैं या वो संसद बड़ी है, इसका इनसे जवाब ले लीजिए। क्योंकि गाहे बगाहे, जाने अनजाने में अगर राष्ट्रपति जी का उपहास हुआ तो यहाँ जानबूझकर जो 141 सांसदों को संसद से बाहर किया गया, तो उस संसद का और इस देश के लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया। इनसे पूछिएगा कि कौन बड़ा है। और बड़ी बात प्रतीक जी, मैं आपको और हमारे सारे श्रोताओं और दर्शकों को बधाई दे देता हूं। पिछले 9 साल से एक वो जो मैनेज डेमोक्रेसी का दौर था, जिसके अंदर संसद के सदन से लेकर सारे इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज मैनेज थी, वो दौर खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक संवेदना और दे देता हूं। इस देश में कल के दिन और आज के दिन जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है, उसके लिए मेरी सांत्वना इस पूरे देश के साथ है। प्रतीक जी, नीरज जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखा इन्होंने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संसद के अंदर या संसदीय प्रणाली के अंदर ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल होता है, इसमें दो राय नहीं, प्रोटोकॉल नहीं होता है। लेकिन वो चेयरमैन उसी संसद का जिसका सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप संसदीय प्रणाली समझेंगे और उसकी किताब पलटेंगे तो उसी प्रणाली का हिस्सा है और वो अपर हाउस का चेयरमैन है। तो आप उसको चैलेंज मत करिए, उसकी शक्तियों पे चैलेंज मत करिए, न बड़े छोटे का सवाल करिए। जी नीरज, क्योंकि अब संसदीय प्रणाली की बात हुई, तो इसी संसद में जहां सेंगोल रखा गया था, उस संसद के कस्टोडियन कौन? इस देश की आर्मी चीफ, इस देश की कमांडर इन चीफ। जब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, तब इस देश की संसदीय लोकतंत्र का अपमान हो रहा था या उसको ऊपर ले जाया जा रहा था? नीरज, सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने उसमें शो किया, सवाल आपने पूछा, मैंने भी सवाल पूछा राष्ट्रपति को लेकर। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति का न्योता नहीं गया तो आज मौका है उपराष्ट्रपति जी को गाली दे लीजिएगा। अगर जस्टिफाई करना हो तो कर दीजिए आप। हाँ जी, इनके लिए है, कांग्रेस के लिए है गाली देना। जैसे जी, ना तो बीजेपी विल स्पीक, बीच में ना आ जाना आज। जी प्रतीक जी, मैं सिर्फ सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करना चाहती हूँ कि जय श्री राम। आज मेरे कांग्रेस के भाई बार बार अपना वक्त भूल जाते हैं। 1989 के अंदर
1989 हंसमुस करा रहे, इनको पता है इनका क्या कांड है। 1989 के अंदर 63 एमपीस इन्होंने एक बारी में निकाल दिया इंदिरा गांधी असैसिनेशन के ऊपर। ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट पे जब एमपीस ने प्रोटेस्ट किया तो इन्हीं की कांग्रेस के लोगों ने वहां पर उनको एक साथ निलंबित किया। आज ये बात करने पर आ गए दही जमाकर। उस वक्त वहां पर भी प्रोटेस्ट हुए थे और उस टाइम पर भी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और कई बार हुई थी। और क्या किया इन लोगों ने उस वक्त? क्या इन्होंने मांगा मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा दे दो? पटेल साहब, बात तो सबकी दुनिया में बाकी रह जाती है। नहीं पटेल जी, मेरी बात सुनिए। पटेल जी, मेरा एक नियम यह है कि एक बार बोलने के बाद अगली बार बोलने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पटेल जी बड़ी सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए नियम तोड़ भी सकता हूं, लेकिन मैं नियम क्यों तोड़ूंगा उसकी एक वजह होनी चाहिए, तभी। क्योंकि ये सिर्फ मोनोलॉग नहीं चलेगा, मोनोलॉग नहीं है, सबको बोलने का अधिकार है। कबा जी बहुत दिमाग है, सब कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। नीरज। प्रतीक जी, मेरी बहन बोलते बोलते अपनी असली मुद्दे पर आ गई। इस देश की प्रधानमंत्री जिनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया इस देश के दिल्ली के अंदर, उनकी हत्या की साजिश किन लोगों ने रची, उसके ऊपर जब एक कमेटी की रिपोर्ट आई तो इनकी विचारधारा के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको चुभ रहा था, क्योंकि वो गांधी जी की हत्या में भी कुछ इन्हीं की विचारधारा के लोग थे। और जब इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाली औरत की लाश इस देश के सामने रखी हुई थी और उस पर जवाब मांगा जा रहा था, तो इनके लोग उपहास कर रहे थे। आज इनसे पूछिए, उस सदन के अंदर सिर्फ हमारे सांसद नहीं, आपके सांसद भी थे, देश के प्रधानमंत्री भी थे, कोई अनहोनी हो सकती थी। आप सिर्फ देश के सबसे फेल्ड होम मिनिस्टर अमित शाह जी के फेलियर को छुपाना जवाब मेरी बात सुनो। जवाब देने के लिए बहुत बैलेंस और बहुत सही होना चाहिए, और वो आप होइए थोड़ा सा। मैं आपको दूंगा बिल्कुल। 84 कोई नहीं भूला, और मैं खुलेआम बोलता हूं, 84 हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे काले धब्बों में से एक है। कई हैं, एक वो भी है। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। आप अपने आप को शांत किया, बोलिए। प्रतीक भाई, इन्हीं से मैं पूछती हूँ। इन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री और कई एमपीज वहां पर प्रेजेंट थे, पार्लियामेंट में नहीं थे और हाँ थे। मैं आपसे पूछती हूँ, 16 मार्च 2010 मनमोहन सिंह अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे, सेशन चल रहा था, एक औरत बिना वैलिड पास के अंदर घुसी 6:40 पर शाम को। जवाब दीजिए, आपकी मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? जवाब दीजिए, आपने क्या बात करी? आज मैं आपसे ही बात पूछ रही। 2010 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे थे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बड़ा पेड़ जब गिर जाता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी को बिना डेमोक्रेटिक राइट लिए लोगों के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जगदीश टाइटलर को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। बड़ा गर्म है आज तुमने बहुत गड़ब का काम किया। आते ही आते तुमने जो ऐसा बीज बो दिया कि हमको संभालना नहीं पड़ रहा है। बीज ये मौका दे रहे हैं, बीज ये खुद बो रहे हैं। इनके मन में जो देश के प्रति पाप भरा हुआ है वो सामने दिख रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को भी नहीं बख्श रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी के भी उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये हिंदुस्तान है। इस देश में जो लोकतंत्र की मर्यादा रखेगा, इस देश को जो मर्यादित रखेगा, वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। बोलता एक सांस में ही है ये। ब्रेक वहीं लगाता है जहां सवारी लेके जाती है, वहीं ब्रेक लगता है। आम आदमी पार्टी विल स्पीक। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल पूछो बोलते मनमोहन सिंह ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। अरे आप 9 सालों से सरकार में, सवाल आपसे पूछा जाएगा। आज उपराष्ट्रपति की बात हुई, आपने तो पूरे लोकतंत्र का और पूरे संविधान का, पूरे संसद का उपहास करने का कार्य किया। 141 लोगों को निलंबित करके आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा आपने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया। और प्रतीक भाई, ये देश का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज हमारे देश के अंदर सांसदों को जिस तरीके से आलू और प्याज की तरह का बाहर किया जा रहा है, यह देश का उपहास है, लोकतंत्र का उपहास है।
141 लोगों का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों का उपहास आप करने के देश का एक दुर्भाग्य और भी है कि विपक्ष के जो सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, वो वीडियोग्राफी करते हुए देखे जा रहे हैं जब मिमिक्री हो रही है राज्यसभा के सभापति की, और उसके बाद आप बात करते हैं लोकतंत्र की। ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र की बात करेंगे। मेरे पटेल भाई साहब गुजरात से आए हैं, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले विश्व के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ। आप लोगों ने आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज होते देश के प्रधानमंत्री तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। केवल जवाहरलाल नेहरू जी को आपने सिलेक्ट किया। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे जवाब देना, नीति जी मुझे जवाब देना। देश का इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? एक भाजपा के सांसद के 2 मेहमान हमारे देश के संसद में आते हैं करने का कार्य करते हैं। वो भाजपा का मेहमान था, आज वो भाजपा का सांसद उसका मैं लेता हूं जो सवाल पूछता है उसका निलंबन होता है। पटेल जी चले गए। पटेल जी को दुख हो रहा था खेड़ा में। पटेल जी को एक सवाल पूछा गया नीति शर्मा जी से कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी उसमें, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं इनकी तरफ से दूसरा पलट सवाल था। वो सवाल ये था कि उसमें आप क्यों नहीं गए पटेल जी? पटेल जी आए तो उनसे सवाल पूछेगा जी। प्रतीक जी, 2010 का जिक्र किया मेरी बहन ने। 2010 के बाद 2 चीजें हुई। पहली तो एक बिना पास के कोई घुसे थे, इस बार भाजपा के सांसद ने जो पास इशू किए उस पास के साथ गए और संसद की कार्यवाही को उन लोगों ने ठप कर दिया। दूसरी चीज ये हुई, जो सुरक्षा का बजट था 2009 में और 2010 में, उसमें 80% का इजाफा हुआ। हम लोग तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और ये तो सिर्फ संसद की बात कर रही हैं। पिछले 9 साल से जो चाइना घर में घुस के बैठा है उसके ऊपर जवाब तो देते नहीं, अब संसद के जवाब पे कब आएंगे ये? ये आज फिर बोल पड़े, इनकी तूती फिर बोल पड़ी। जो ये लोग चाइना को पीओके के साथ इन्होंने साथ में दे दिया, चाइनीज के साथ एमओयू करके बैठ गए, ये लोग जवाब दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर बैठकर आप हमारे दोस्त हैं करके इन्होंने कर दिया। अरे इंडियन आर्मी के साथ आज अब पीओके लेकर जिस बात पे रो रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर का 370 के ऊपर रो रहे हैं ना, ये इनकी देन है, इनकी देन है। आज पीओके में सिर्फ और 1-2 दिन ये रुक जाते हैं तो आज पीओके हमारा होता। इन लोगों की वजह से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को खोया, वहां के लोगों को मरते हुए देखा, कश्मीर पंडितों को पलायन होते हुए देखा। आज ये लोग बातें कर रहे हैं, फिर इन्होंने बात करी 2010 की बात करते हैं। अरे आप लोगों के कांड 1984 से चालू है। अरे आप लोगों ने जो जस्टिफाई कर दे सिख को मैसेकर को जस्टिफाई कर दे और उसके बाद ये अलाउ करे कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और किस तरीके का डेमोक्रेसी की बात करते हो आप लोग? जो आदमी हमारे राहुल गांधी जो हमारे प्रेसिडेंट के साथ थोड़ी सी कहते हैं, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे के आपने 1 लाख रुपए ले लिए। अरे आप लोग कहते हो वो बेचारा कह रहा है, वो बेचारे कह रहे हैं मेरे 1 महीने की तनख्वाह ले ली। अरे आप लोगों ने अभी 351 करोड़ आपके एमएलओ में से निकलते, आपके एमपीस में से निकलते। राइट मैंने लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, काफी देर से बैठे हुए थे, शांत भाव से बैठे थे। स्वागत है आपका। बीजेपी सोचती है चीख से सच को दबा दे। आप आगे आ जाइए। चीख से सच को दबा दे, बस एक लाइन बीजेपी के लिए काफी है। बीजेपी भी आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मा दान करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पास करके संसद की कार्रवाई को रोकी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर इसी सदन के माननीय सदस्य बीजेपी से सवाल पूछेंगे। नारेबाजी नहीं, आराम से बोलना तो हाथ उठाओ। कहां से आना हुआ? ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है? ललित शर्मा। ललित शर्मा, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा बोलना चाहते हो, रुको पहले समाजवादी पूरा होने दो। 151 माननीय सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं जिसके लिए पार्लियामेंट बैठी है, मैं आपको बताता हूं आज जिस बिल पर चर्चा
रही थी वो सीआरपीसी और आईपीसी पे चर्चा हो रही थी। सीआरपीसी आईपीसी इस देश के एक एक नागरिकों को एक एक सेकंड में जरूरत पड़ती है। ऐसा बिल को 10 मिनट में पास कर देते हैं। ऐसा कहां से ज्ञान लेके आते भगवान जाने। इस देश के सत्ता पक्ष का जो ध्यान नहीं रखा वो बीजेपी है, जो विपक्ष का ध्यान नहीं रखा वो बीजेपी है। तो ऐसा लोकतंत्र कहां मिलेगा इस देश में? जी 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 समाजवादी पार्टी ने जो चश्मा पहना हुआ है उसके ऊपर से जरा आप ओस को साफ कर लीजिए, क्योंकि जो आप पीडीए का गठबंधन एनडीए के खिलाफ पिछड़ा दलित और नहीं नहीं आदिवासी- नहीं 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 जो पिछला दलित आदिवासी का जो नैरेटिव अखिलेश यादव आज लेकर आ रहे हैं, जिस जातिवाद के नाम पर विपक्ष देश को बांटने का काम करता रहा, राष्ट्रवाद ने उसको उस जातिवाद को एक माला में पिरो के 3 स्टेटों में आपको करके दिखा दिया। आप तो समीकरण बनाते रह गए, थ्योरी करते रह गए, या प्रैक्टिकल हो चुका। और उसके बाद प्रतीक जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, 1947 में जो अंग्रेजों की गुलामी से हमको आजाद देना था, तो उस समय पीओके को आपको अपने हाथ में लेना था। उस समय जिस तरीके से हमारी आस्थाओं पे अंग्रेजों ने अटैक किया, उसको आपको वापस लेना चाहिए था। आप राम मंदिर में बोलते रहे कि दुनिया भर की फौज खड़ी कर दी, बनने नहीं दिया। उसके बाद 370 आपने हटने नहीं दी। आज आपके समय में जहां लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, वहां पे कभी पाकिस्तान का जी जी बिल्कुल ठीक है। बहस बड़ी तेजी से हुई है आज, बड़ी तेज। हाँ पूछ क्या ले, बड़ी तेजी से और बड़ी रफ्तार के साथ हुई है डिबेट आज। जी अब बोलो ग्रेटर नोएडा। सर मैं ये कह रहा था कि आज जो देश हमारा सुरक्षित है ना, राष्ट्र सुरक्षित है, वो मोदी की वजह से सुरक्षित है। और जो राष्ट्र सुरक्षित है उसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आज हमारी शिक्षा सबसे मेन है, शिक्षा है देश में, स्वास्थ्य से देश में है, और सुरक्षा है। अगर अफगानिस्तान अगर सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित होता तो तबाही नहीं होती, आज आतंकवादियों का राज नहीं होता। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो यहाँ एक दिन आतंकवादियों का राज होगा। ठीक है आराम से कोई बात नहीं। किसी को सवाल पूछना है? जी जी मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आराम से वन बाय वन। जी बोलो क्या नाम है? मेरा नाम केशव है सर। केशव कहाँ से आना हुआ? ये नोएडा से। आज लोग हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आए हैं क्या? जी बोलो। सपा वाले बोले थे कि विपक्ष नहीं है, 151 सांसद नहीं है, तो आप पास करे जा रहे हो। विपक्ष के साथ तो 26 पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं वो बीजेपी सपोर्ट? क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ सर। कहाँ? यही इधर ही कहाँ? ये दिल्ली में। क्या काम है? जॉब काहे का काम है? जॉब काहे का? इधर का एयरपोर्ट का है, मतलब एयरपोर्ट का। ठीक है। पेपर पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सा पेपर? अमर उजाला दैनिक सर। अच्छा ठीक है बढ़िया। कहाँ इधर कौन बोल रहा था? हाँ बोलिए। सर ईडी का समन आया कि जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने
प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तमाम लोग आज बोल नहीं पाए हैं, मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोग जो बोलने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, आप कुर्सी तो लेके ही आते हैं ना, अपनी कुर्सी लेके आते हैं रोज। बात कर रहा था मैडम को, मैंने इनको आगे नहीं होने देते, क्यों भीड़ इतनी है। हाँ, वो भीड़ वही है, और थोड़ा सा इनके लिए जगह बनाइए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जब आगे मेरे शो में दिखेंगी तो मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ जनाब? यूपी तब तो और सुकून मिल गया। सुल्तानपुर यूपी से। देखिए, चेहरे मुख्तलिफ चेहरे, जो देश है, ये जो मुल्क है, वो ऐसा नहीं है। मुल्क तो बहुत 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 साफ और बहुत सुंदर दिखने वाला मुल्क है ये, और वो सारे चीजें दिखनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और जब वो बोलेंगी तो और मुझे अच्छा लगेगा जी, यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बोलेंगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? कुमैल अब्बास। कुमैल अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका? तंजील फातिमा। तंजील फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बहुत कम लोग बोले। सैयद जवाद साहब बोले मुझसे कि प्रतीक जी आज मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। सही, मैंने जवाद साहब मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल आएगा। जवाद साहब आज वास्तव में कम बोले हैं। जवाद साहब को मौका मिलना चाहिए, और शो में ये नहीं होना चाहिए कि आदमी ज्यादा बोल जाए। आज सबसे ज्यादा तुम बोले हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, और तर्क के साथ सारे लोगों को आगे आना चाहिए। जी जनाब, कहां से आना हुआ?
बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बिलासपुर में मैंने शो किया था अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ था। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं पत्रकारिता का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। द्वारिकाधीश आहूजा मेरा नाम है। अच्छा, उसमें भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं? जी सर। उसमें वो कैसे मिलता है? अब वो यूनिवर्सिटी में जो टॉपर होते हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं वो। अच्छा, हाँ, सवाल तो पीछे रह गया। जब गोल्ड, अगर आप इतना ही कहते कि मैं पत्रकार हूं तो वो काम चल जाता, लेकिन आपने गोल्ड मेडलिस्ट कहा तो मेरी जिज्ञासा हुई कि कोशिश करें शायद हमको मिल जाए, कभी मौका लग जाए। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। आप कहाँ से आई हैं? मैं नेपाल से। नेपाल से? नेपाल में कहाँ से? बुटोल। बुटोल। बुटोल, वो तो भैरवा के आगे पड़ेगा। जी 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 जी। तो बिलासपुर का सवाल गोल्ड मेडलिस्ट वाला। जी सर, मेरा सवाल यह है कि 1971 में जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा था। आज अगर मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम पताका फहराई है तो क्या हमारा विपक्ष उनका साथ नहीं दे सकता? अच्छा सवाल है कि क्यों नहीं विपक्ष मुद्दों के साथ सामने आता है और खड़ा होता है। जवाद साहब कुछ बोलना चाहते? जवाद साहब को लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। जवाद साहब, उसके बाद मैं एक काम करता हूं कि आज मैं फिर विपक्ष को मौका दे देता हूं, अगर आपकी जात को, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ज्यादा समझ रहे हैं आप बात को, तो मैं एक काम करता हूं, पहले जवाद साहब से पूछ लेता हूं, फिर समाजवादी से पूछ लेता हूं, फिर आम आदमी पार्टी से पूछ लेता हूं, फिर कांग्रेस से पूछा। अगर मुझे वक्त बच गया तो देखेंगे तुम्हें, नहीं तो आज निपटा देते हैं। जी जनाब, जवाब। नहीं, आज जवाद साहब, आखिर अच्छे मुद्दे पे, वो मुद्दा जो देश को जोड़ सकता है, उस पर क्यों नहीं खड़े होते आप मोदी जी के साथ? ये सवाल बिलासपुर के पत्रकार का। प्रतीक भाई, आज तो मैं अपना विरोध जताने आया था, क्योंकि आज मैं जमीन पे बैठ करके जो है वो डिबेट करना चाहूंगा। क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से चुने हुए सांसदों को बाहर निकाला गया। देखिए, वो जो देखिए अच्छे कार्य से बाहर नहीं हुए, उन्होंने पालन नहीं किया। विरोध ले लिया मैंने। इस डिबेट का भी एक नियम है, आप भी उस नियम का अवहेलना कर रहे हैं। उन सांसदों ने को अच्छा कार्य किया होता, वो तो बाहर का रास्ता न दिखाना पड़ता। जब बाहर की बात आती है तो आप बाहर नहीं जाते, जनता आपका चरित्र जान चुकी है। आपका आचरण तय करता है। नेपाल से आई हैं, मेरे पड़ोसी मुल्क की हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ तो नेता ही नहीं, डिबेट में आए हुए पत्रकार भी नीचे बैठ जाते हैं। जवाद साहब उठिए, वहां बैठिए। नहीं, देखिए एक मेरी बात सुनिए। लो, जवाद साहब खड़े होइए। जवाद साहब खड़े होइए। नहीं, जवाद नहीं, सस्पेंड नहीं करेंगे। धड़ाड़िए भाई जी। लो, मैं पूछना चाहती हूँ, ब्लैक कार्ड आप लोगों ने पार्लियामेंट में दिखा रहे थे और इसके बारे में रूल था और विपक्ष ने खड़े होकर इस बात के लिए कहा था, हाँ पार्लियामेंट में ब्लैक कार्ड्स नहीं होने चाहिए। फिर आप ब्लैक कार्ड्स लेकर आ गए। कितनी बार आपको मना किया ब्लैक कार्ड्स लेकर नहीं आए? अरे प्रतीक त्रिवेदी भाई का शो देखिए, जो इनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो 6 महीने के लिए बाहर निकाल। भाई देखिए, एक बात है, प्रवक्ता के पास एक जबान होती है। प्रवक्ता वही राजदूत की तरह होता है कि अगर विपक्षी देश में भी जाएगा तो उसका आदर वही होगा। जैसे हनुमान जी लंका गए, अंगद राजदूत, लेकिन सम्मान उनका। तो आप प्रवक्ता हैं और आप अपनी बात कहने आए हैं कि प्रोटेस्ट करने आए हैं हमारे यहां? और अगर आप प्रोटेस्ट नहीं, जवाद साहब थोड़ा फिसल गए। आप खड़े होइए, आप युवा आदमी हैं, खड़े होइए। आइए। प्रतीक भाई, लोकतंत्र की धज्जिया को उड़ाने का कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी ये निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य देखिए, आज विपक्ष के सांसद क्या पूछ रहे हैं, गैर बीजेपी सांसद क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि भाई संसद के ऊपर हमला हुआ, संसद के अंदर हमला कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के 2 मेहमान, जिसके हस्ताक्षर पे वो मेहमान आए, उस पे सस्पेंड नहीं किया गया। और जो सवाल पूछ रहे हैं, जो देश के संसद के ऊपर खतरा है, उस पर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका सस्पेंड कर दे रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ये तो सीधा भारत के संविधान में हो गए हैं। ये उनके साथ खड़े हो गए हैं जो कहते थे अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राहुल गांधी उनकी बरसी पर जाते हैं
रुकिए 2 मिनट रुकिए 2 मिनट रुकिए। बहुत बढ़िया कहा। दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके जिस तरीके से केजरीवाल जी मैं तुम्हें दे दूंगा जवाब उड़िए नहीं तो मैं जब बात कोई फैसला निकाल दूंगा फिर उसकी दिक्कत होगी आपको। मैं आपको चांस दे रहा हूं। ये क्या तमाशा है? आपके पास जबान है बोलने के लिए, आप जबान बोलिए। नो दिस इज नॉट द वे। समाजवादी पार्टी प्लीज कम हियर। कांग्रेस विल कम। इधर आइए ना हुजूर आली, इधर आ जाइए ना, इसमें क्या दिक्कत जी। भारतीय जनता पार्टी आचरण की बात करती है। इस देश में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी। ये क्या तरीका है मुझे बताइए? चुने हुए प्रधानमंत्री को रमेश पिथौड़े को पूरी दुनिया ने देखा। संसद के अंदर माननीय सांसद को गाली देना भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। इससे संसदीय प्रणाली और संसदीय गरिमा नहीं बचती है। देखिए आज ये फिर तभी सपा नहीं आती। ये यूपी में जिनके कांड है ना, इन्हीं कांडों की वजह से नहीं आती। अब आप बताइए मुलायम सिंह यादव क्या बोले थे? अरे बच्चों से गलती हो जाती है। अरे 97,000 करोड़ का ये घोटाला करके बैठे असलम के साथ इन लोग का। अब बताइए ये लोग इंडिया अलायंस के साथ ये लोग खड़े हैं। अरे आप बताएं कि जब मोदी जी कोई बात करते मनमोहन सिंह के टाइम पे वो तो सैम पेपर की तरह खड़े रहते थे। आपके वक्त के अंदर जो लोग आपके भारत को, देश को अपने सिर के ऊपर अपने क्राउन बनाकर खड़ा करते हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम है। और यूपी में ये घुस नहीं सकते दोबारा। प्रतीक जी, एक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पत्रकार ने एक सवाल पूछा और बड़ा संवेदनशील सवाल। उन्होंने कहा कि विपक्ष साथ में क्यों नहीं खड़ा होता है उस मुद्दे पे जहां पे उसकी एकता या उसका साथ जरूरी है मोदी जी के लिए, वो आखिर क्यों नहीं आता? बिलासपुर से है, क्या नाम बताया आपने जी? आहूजा साहब। तो प्रतीक जी अब मेरे जवाब पर आप बताइएगा कि मुझे गोल्ड मेडल मिला कि नहीं मिला। पूछिए। इन्होंने कहा कि विपक्ष क्यों साथ खड़ा नहीं होता। देश के आगे सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। हिरेन जोशी जी ने सब पत्रकारों को, बहन बोलने दीजिए। हिरेन जोशी जी ने सब पत्रकारों को 10 दिन पहले एक मैसेज किया कि मोदी की गारंटी 450 रुपए का सिलेंडर। कल सदन में क्या हुआ? पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ये वैसा ही जुमला था जैसा 15 लाख आएगा। बस यही वजह है गोल्ड मेडलिस्ट साहब इसीलिए खड़ा नहीं होता साथ में। अब बताइए प्रतीक जी, अब बताइएगा कि गोल्ड मेडल मुझे मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल। और मुझे इस बात की नीरज खुशी है जी कि आपने बहुत तार्किक दृष्टि से, क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पे आते हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीरज ने वेट किया। उन्हें मालूम है कि एक बड़ी पार्टी के, अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। उनके आचरण से तमाम सारे लोग देखते हैं। उन्होंने सवाल अपना पैना किया, शार्पन किया और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रखा। और यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रवक्ता है तो यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। नाटक से कोई नहीं। देखिए, आप तमाम नाटक कर लीजिए लेकिन ऑटो नवल वाले के पास आप पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है उसके लिए, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जी। इनका काउंटर मैं ये देना चाहूंगी। हाँ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट था जिसकी वजह से ये कहते हैं पार्लियामेंट में इन्होंने नाम लगाया जो टेररिस्ट अटैक था एक्चुअली, और इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अभी हुआ है ना स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ है ना, तो मोदी जी कैसे वापस आ गए? तो जवाब आप दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात, राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 28.1%। ये मुझे जवाब दीजिए। और मुझे ये जवाब दीजिए, आप कर्नाटका की बात करते हैं तो वहां पर जो आपका एम्प्लॉयमेंट परसेंट है वो 7.1 है, नेशनल 3.2% पर खड़ा है। तो जवाब दीजिए कि जो एक लड़का उसमें से कूदा था वो कर्नाटका से आया था, आपने उसको एम्प्लॉय क्यों नहीं किया? राजस्थान में आपने एम्प्लॉय क्यों नहीं किया? आपने छत्तीसगढ़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिया? NYAY इस स्कीम को आपने राजस्थान में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? पंजाब में 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपने एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट किया? 1500 रुपए दूंगा हर एक को, बेरोजगार को। अरे बेरोजगार को 1500 रुपए दोगे, उसको जॉब
बातों की अतिशयोक्ति तो नहीं करता। क्या आपने प्रतीक जी किसी माँ को देखा है? क्या वो माँ अपने बच्चों की कमियों को सबके सामने बताती है या उसको उस दिशा में ले जाती है कि वो अपना आचरण ठीक करे? आज जो देश की केंद्र सरकार है, पिछले 9 साल से, मैंने कहा था ना, मैनेज डेमोक्रेसी थी। उस मैनेज डेमोक्रेसी में वो इतना मैनेज नहीं कर पाए कि अगर राजस्थान में आपको बेरोजगारी का आंकड़ा ज्यादा दिख रहा है तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। हम बार बार कहते हैं ना, ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब मैं पूछता हूं, बिल्कुल, अगर आप ये कहते हैं कि क्या राजस्थान में बेरोजगारी ज्यादा थी तो केंद्र ने अपना दायित्व तो छोड़ दिया क्या, तो मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको तो संसद में चुन के भेजा था कि संसद के अंदर जाके सवाल पूछेंगे, तो आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़ दी? मुझे ये बताइए। इस देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका है? जब भी सरकार अपने मुद्दों से भटक जाए, वो मुद्दे नहीं जो पीछे से आते हैं, वो मुद्दे जो देश की जनता के हैं। मणिपुर जल रहा है पिछले 8-9 महीने से, आज तक चुप्पी नहीं टूटी। बेरोजगारी चरम पे है, आज तक चुप्पी नहीं टूटी। मोदी जी प्रकट होते हैं, टीवी पर बोलते हैं, तो संसद पे ताला लगा दीजिए। संसद का पटल देश के सामने सच बोलने का मंच है। अगर सच बोलने की हिम्मत है तो सदन में बोलिए। प्रतीक जी, मैं अपने भाई की बात करूंगी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आपने कहा मुझे भी गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आप हर्ट मेडलिस्ट हैं, आप देश के जनता के दिल में बैठते हैं, किसी गोल्ड मेडल की आपको जरूरत नहीं है। आपने विपक्ष की बात करी, एक विपक्ष था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जिन्होंने इंदिरा को दुर्गा के नाम से संबोधित किया, और एक विपक्ष आज है जो मोदी जी को मौत का सौदागर, पनौती मोदी और किन किन अभद्र शब्दों से